Okay, good morning, students. Today we are going to study principles of management. OCM lesson number 1. Principles of management. क्या नाम है लेसन का? Yes. है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है भैया. What is management? देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि what is management. तो क्या लिखना है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. क्या बोलिए, रिपीट करो. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर. लिखो यहाँ पे, मैं एक बार लिख देती. चलो अभी स्पेलिंग पूरी नहीं लिखती ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. है ना? सिंपल लैंग्वेज में यही है. मतलब एक कला है क्या करने की, दूसरों से काम करवाने की कला. उसको क्या बोलते हैं? मैनेज. क्या बोलते हैं उसको? मैनेज. ठीक है, ओके. और मैनेजमेंट करना क्यों पड़ता है हमें? क्योंकि हमको अपने बिजनेस के क्या अचीव करना है? गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमको अचीव करना है तो हमको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए. देखो मैंने बोली चाहिए, करना ही पड़ेगा ऐसा मैंने बोली क्या? वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज. क्योंकि क्या होता है कि कभी जैसे जब ये प्रिंसिपल्स बने थे तब का सिनेरियो अलग था और आज का जो जमाना है उसका सिनेरियो अलग है. तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हमको जस्ट एक दिशा देते हैं, एक गाइडलाइंस देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक जनरल गाइडलाइंस. देखा ये भी व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस कि भैया आप इस काम को इस प्रकार से कीजिए, अपने स्ट्रक्चर को इस प्रकार से सेट कीजिए, है ना, या कोई काम करने की प्रोसेस ऐसी ऐसी होना चाहिए, है ना. ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? ये कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहे कि भैया मैंने ये रूल बना के दे दिया इसको ऐसे ही करना है. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइंस. क्या होते हैं? हाँ. और वो जनरल गाइडलाइंस किसने डेवलप किया और कब डेवलप किया है, कब बनाया, किसने बनाया? तो ये बहुत पहले से बनाए हुए हैं. उसके 2 मतलब ये दिए हुए हैं. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है ना, और एक है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल और F.W. टेलर. मेन तो ये 2 बंदे हैं. कौन? F.W. टेलर है और हेनरी फेयोल. इन लोगों ने क्या दिए है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए. मतलब इन लोगों ने कुछ अपनी अलग गाइडलाइंस दी है, ये जो बंदा है इसने अपनी कुछ अलग गाइडलाइंस दी है. ठीक है, यस नो. और जनरल गाइडलाइंस है कि आप चाहो तो उसको फॉलो करो या चाहो तो उसको फॉलो ना करो, अपना ही कुछ लगा लो. लेकिन फॉलो करने से आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि इन लोगों ने ये जो गाइडलाइंस बनाई है ना, इन्होंने खुद उस चीज को पहले एक्सपेरिमेंट किया है, अपने ऊपर अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है उन्होंने वो आपको बताया है. जैसे मान लो मैंने पढ़ाई करी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक करी, है ना, और मिस्टेक कर करके मैं भी सीख गई, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ देखो जनरली आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उससे आपका टाइम बचेगा, गलतियां कम होगी और एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड जनरल गाइडलाइंस. क्या बोलते हैं उसको? जरूरी नहीं है ना कि जो मेथड मैं आपको बताऊं आप उसी को फॉलो करो. सिचुएशन के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. यस नो. सेम इज एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन लोगों ने क्या दिया है? सिर्फ आपको जनरल गाइडलाइन उसको. ठीक है, उसको आप चाहो तो फॉलो करो या फॉलो ना करो. बात क्लियर हो गई? ठीक है. अब इसमें से जो है एक उसको बुला लो उनको बुला लो. एक सेकेंड. मोहित लेसन 1 पढ़ा रही जल्दी. सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस. ओके, तो ये देखो 2 जो है ना, F.W. टेलर और हेनरी फेयोल, इसमें से एक है प्रिंसिपल ऑफ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है और एक है फादर ऑफ कौन सा? मॉडर्न मैनेजमेंट. मैं बता देती हूँ आप लोगों को. तो इसमें से ये जो है हेनरी फेयोल जो है इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ये 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा. हेनरी फेयोल कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. और F.W. टेलर कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्या बोली मैंने, बताओ. हेनरी फेयोल कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. और F.W. टेलर कौन है?
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस हेनरी फ्योल ने दिए 14 प्रिंसिपल्स। कितने दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि इनमें से आपको फॉलो करना है कि नहीं, और कौन से प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है वो काय में लिखे, फादर ऑफ, किसने बताया है? हेनरी फ्योल। और F.W. टेलर ने 7 के 8, एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं ना। F.W. टेलर ने कितने दिए हैं? 6 दिए हैं प्रिंसिपल्स किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार शॉर्ट में समराइज करके पढ़ेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योल। और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। ठीक है। अब हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स। और इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 6 प्रिंसिपल। ये हो गया आपका समराइज्ड फॉर्म। ठीक है। इसके अलावा, ये दो चीजों के अलावा हमने पहले 2 चीजें और पढ़ी है। पहली पढ़ी कि मैनेजमेंट क्या होता है, और दूसरी पढ़ी है हमने कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। 4 चीजें हमने पढ़ ली। व्हाट इज मैनेजमेंट? Art of getting work done through others is called management. What is principles of management? It is the general guidelines provided by these experts and developed over the period of time and experiment. है ना? ओके। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोल देगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, ऐसा नाम देके पूछ देगा। 4 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ F.W. टेलर। मैंने क्या लिखी? एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल और एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ F.W. टेलर। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? 4 प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोल सकता है एंड 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, हेनरी फ्योल ने किसका फादर था? मॉडर्न मैनेजमेंट का। F.W. किसका था ये फादर? साइंटिफिक। या तो वो हेनरी फ्योल पूछ ले या मॉडर्न मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पूछ ले। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में या तो F.W. टेलर का पूछ ले या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से पूछ ले। समझ में आई? यस नो? अब हम देखेंगे कि ये 4, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले 14 प्रिंसिपल्स जो किसने दिया है? हेनरी फ्योल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कितने प्रिंसिपल दिया इन्होंने? 14 प्रिंसिपल। उनके नाम एक बार शॉर्ट में मेरे को बता सकते हो क्या, वहां से देख देख के? पहला क्या? डिवीजन ऑफ वर्क है ना, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? एंड ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या है? डिसिप्लिन। फिर क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। फिर क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइबर, सब्रोगेशन, सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऐसा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताओ? क्या ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तुम लोग पढ़ के मतलब देखो यार, कंडीशन क्या है कि इन लोगों को बोल रही हूँ कि देखो बुक के सामने यहाँ लिखा है, मेरे को पढ़ के बताओ। हमें क्या बताओ, एक ना एक दिन ना मैं सब लोगों को वीडियो में इन सब लोगों के चेहरे भी दिखाऊंगी। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, इन सबके चेहरे भी एक बार दिखाऊंगी, मैं ही देख लेती हूँ भाई। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। फिर क्या है? रेमुनरेशन। फिर क्या है? स्कंदर चेन। फिर क्या है? ऑर्डर। फिर क्या है? इक्विटी। फिर क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। फिर क्या है? इनिशिएटिव। अब इतने सारे 14 के 14 तो नहीं आएंगे। और स्पिरिट दी क्रॉप्स, स्पिरिट दी
कॉर्प्स। ठीक है, किसके प्रिंसिपल्स बता रही हूँ आप लोगों को मैं बता रही हूँ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो कि कौन थे, हेनरी फ्योल। और उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल। उन 14 प्रिंसिपल्स का नाम ये इस प्रकार से है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है, देखो डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। किसको डिवाइड करना है, वर्क। किसको डिवाइड करना है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल या एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बता रही हूँ आप लोगों को मैं डायरेक्टली। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, मान लो आपको 4 नाम आ गए, आपने छोटे छोटे नाम ढूंढ लिए, डिवीजन ऑफ वर्क ढूंढ लिया, डिसिप्लिन ढूंढ लिया, ऑर्डर ढूंढ लिया, यूनिटी ऑफ कमांड ढूंढ लिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ढूंढ लिया, सब आपने सब ढूंढ लिया है। स्कॉलर चेन तो तुम लोगों ने बताया नहीं मेरे को, स्कॉलर चेन उसमें था क्या, हाँ ना, नहीं तुम लोगों ने बताया नहीं, हाँ लिखा है मैंने स्कॉलर चेन। ओके ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है पहले हम लोग वो देखेंगे। उसका मतलब क्या होता है, वर्क को क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ ना, वर्क को क्या करना है, डिवाइड। तो क्या किस प्रकार से डिवाइड करोगे, जिसको जो काम आता है उसको वो काम दोगे, कि जिसको वो काम नहीं आता उसको वो वाला काम दोगे। जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको अपन वो काम दे। अच्छा, इसके 2 सिनारियो है। पहली चीज तो ये कि जो एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, है ना, और जो एक्सपर्ट, जैसे मान लो जो किसी और चीज में एक्सपर्ट है उसको वो वाला काम दो। ये भी एक हो सकता है एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये कि अगर आप, जैसे मान लो अभी आप क्लास में 10 लोग मौजूद है, मान लो कितने लोग हैं, और मैं बोल रही हूँ कि भैया अपन को ना एक शर्ट बनाना है। क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल क्या बनाना है अपन को, शर्ट। तो मैं बोल लूंगी यार मेरे को कटिंग अच्छे से आती है, तो पूरे कपड़ों की कटिंग तो मैं करूंगी। फिर उसने बोला यार मेरे को मैडम मैं बटन अच्छे से लगा सकता हूँ, तो शर्ट की कटिंग मैंने करी, बटन कोई और लगा रहा। फिर किसी ने बोला कि मैं कॉलर अच्छे से बना लूंगा मैडम, तो उसको क्या बोलेंगे, भैया तू कॉलर बना के उसमें लगा। फिर किसी ने बोला मैडम प्रेस अच्छे से कर दूंगी, तो उसको क्या दे देंगे काम, प्रेस का। या किसी ने बोला कि मैडम सिलाई मैं कर दूंगी पूरे शर्ट की, उसको क्या काम देंगे, सिलाई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब हमेशा हमेशा मेरे तरफ कटिंग का ही काम है, कपड़े कटिंग का काम मेरी तरफ है, कॉलर का काम एक जन के पास है, बटन लगाने का काम किसी और के पास है, प्रेस का काम अलग जन के पास है, सिलाई का काम अलग जन के पास है। तो उससे क्या होगा, जब आप वही काम रिपीटेडली करते हो तो आपको उसमें क्या जाएगा, आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाओगे कि गधे हो जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे जब आप वही काम, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर काम दिया है। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है कि मेरे से अकेले से पूरी शर्ट बनाना है, कि मैं कटिंग भी कर रही हूँ, मैं सिलाई भी कर रही हूँ, मैं कॉलर भी लगा रही हूँ, मैं बटन भी लगा रही हूँ, मैं प्रेस भी कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरी कोई चीज अच्छी हो लेकिन कोई चीज अच्छी ना भी हो, लेकिन ठीक है। लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, अगर अपन ने एक एक काम एक एक बंदे को सौंप दिया तो वो काम करते करते वो क्या हो जाएगा, उस काम में एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और हमारे को अच्छी फिनिशिंग से वो चीजें मिलेंगी। और जब कोई काम करने में बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसकी स्पीड भी, तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचेगा, यस नो, और फिनिशिंग के साथ काम होगा, क्वालिटी दिखाई देगी, यस नो, यस नो, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यही होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट वर्क को अलग डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी वर्क को अलग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन के वर्क को अलग डिपार्टमेंट में, एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल so that they can get the expertise and that will help to the organization to grow and run smoothly. Clear? Division of work में क्या होगा कि वर्क को क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, डिवाइड। पूरा का पूरा काम एक को नहीं करना है, वो पूरा एक काम है लेकिन उसको उसकी छोटे छोटे स्मॉल वो करके दूसरे लोगों को दे दिया गया है, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ध्यान रखना इसकी केस स्टडी आ सकती है या अकेले भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पढ़ाने के बाद में रिपीट भी करोगे। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्स। अब जैसे मान लो कि ये क्लास है, मैंने एक बंदे को बोल के गई क्लास में से एक भी आवाज आना नहीं चाहिए, ऐसा बोल के गई, मतलब मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आवाज आना चाहिए नहीं, मतलब उसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो अगर मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अगर किसी ने आवाज किया ना तो एक चपाक से रख देना उसको, तुमको अथॉरिटी दे रही हूँ मैं,
है ना, यानी कि आपको जिम्मेदारी अगर दी है तो आपको कुछ पावर्स भी मुझे देने पड़ेंगे। समझ में आई? यस नो? क्या बोली मैंने? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कुछ ना कुछ पावर्स भी देने पड़े। ऐसा अगर मैं बोलूंगी तेरे को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, तेरे को सिर्फ चुप करवाना है, ना बच्चों को डांटना है, ना बच्चों को मारना, ना तो कोई कुछ प्रकार कुछ बोलना है, तो कैसे करेगा? कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो क्या देना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपन किसी को दे रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि क्या दो? अथॉरिटी भी दो। पावर मतलब अथॉरिटी भी दो। तो देखो पहला प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, यानी ये गाइडलाइंस थी ना। प्रिंसिपल मतलब क्या? जनरल गाइड। तो इसके मुताबिक क्या बोलते हैं हेनरी फ्यूल? क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क के मुताबिक क्या बोले उन्होंने कि आप एक काम करो, आपका जो भी काम है ना उसको डिवाइड कर दो। पहला प्रिंसिपल ये। अब हो सकता है अपन उसको माने या अपन उसको ना माने। सेकंड क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है हेनरी फ्यूल का? हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो यू मस्ट गिव हिम और हिज सम अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम कंप्लीट होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबको पता ही होगा, जिसको अपन फॉलो नहीं करते हैं, है ना। डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से रहना। हर एक चीज का क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। आने का टाइम होना चाहिए, जाने का टाइम होना चाहिए, एक दिन में कितना काम होना चाहिए उसका, कितना काम होना चाहिए उसका डिसिप्लिन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस नो? है ना। छुट्टियों का क्या है? वो डिसिप्लिन होना चाहिए ना। बैठना, उठना, मशीन ऑपरेट करना, कितना मटेरियल यूज करना है, किस प्रकार से करना है, ड्रेस कोड क्या होगा, अलग अलग पॉलिसीज क्या होंगी, उन सब का क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। तो देखो ये सब क्या बता रहे हैं अपन को? जनरल गाइडलाइंस ही दे रहे हैं ना। ये थोड़ा ना बोल रहे कि ये बन गए इनको फॉलो करो ही, ऐसा बोल रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं भूषण? फिर ये क्या है? जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये? यस। ठीक है। तो डिसिप्लिन में क्या बोला गया है कि हर एक चीज का क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने वाला बॉस। मान लो ये क्लास है और मैं अकेली बॉस हूँ और मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करोगे ना, क्योंकि तुम सबको मालूम है कि ये काम हमको मैडम ने दिया और मुझे भी मालूम है मेरे अलावा ये काम किसी और ने दिया आपको नहीं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, ध्यान देना। मान लो ये एक बॉस है, ये शिल्पा मैडम है ना, और मैं ही सबको क्या दे रही हूँ? कमांड दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। और मान लो यहाँ पे 2-3 बॉस, 1 2 3 4, और यहाँ पे तुम लोग हो, ये 10 लोग बैठे हैं, ये इसको दे रहा है, इसको, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी। अब इसने इन दोनों का काम दिया, अब इसने इसको इसको और इसको काम दिया। अब ये एक और बॉस है, इसने इसको काम दिया, ये बॉस है किसी को काम ही नहीं दिया, या एक जन को काम दे दिया। तो इस ये अप्रोच सही है कि ये अप्रोच सही है? दिस अप्रोच इज राइट। एक ही कमांड होना चाहिए, कमांड देने वाला बंदा एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अब कमांड, कमांड मतलब कौन देगा? ऑर्डर। अब ऑर्डर वर्ड अलग है, ऑर्डर इसमें यूज मत करो, ऑर्डर नाम का एक अलग प्रिंसिपल बना हुआ, देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ही अलग बना हुआ। तो इसमें क्या हो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि देखो इसमें ना बॉस वर्ड यूज नहीं करना। बोलेगी मैडम बॉस रहता है ना, बॉस लिख देते हैं, बॉस वर्ड यूज मत करो। यहाँ पे आप लिखोगे सुपीरियर। क्या लिखोगे? सुपीरियर। और जो उस बॉस के नीचे काम करते हैं उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोल रहा है? इस प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड, कि सबऑर्डिनेट्स शुड रिसीव कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, है ना। कितने लोगों से उनको कमांड लेनी चाहिए? ओनली वन सुपीरियर से उनको कमांड लेनी चाहिए। क्योंकि अगर एक से ज्यादा सुपीरियर उनको कमांड देते हैं तो क्या हो सकता है? मिस्टेक हो सकती है, हौच-पौच हो सकती है, और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करेगा नहीं। समझ में आई बात आपको? यस नो? तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या लिखोगे? यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट शुड रिसीव कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ओके ओके। इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। क्या होता है? जैसे मान लो अपने स्कूल की ट्रिप गई थी, ये कहाँ जा रही थी? मान लो शिरडी जा रही थी। कहाँ जा रही थी? शिरडी। तो भले ही 3-4 बस क्यों ना निकले भैया, 5 गाड़ी निकली थी,
अब एक गाड़ी इधर एक गाड़ी इधर, ऐसे तो नहीं गई ना, सब अपने अपने टाइम से चल रहे थे, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या थी, एक ही थी। सबकी डायरेक्शन क्या थी, एक। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप भले ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्यों ना काम कर रहे हो, है ना, आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी हो, आपका डिपार्टमेंट कुछ भी हो, लेकिन आपका डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, एक, वन डायरेक्शन होनी चाहिए। चाहे आप परचेस डिपार्टमेंट में काम करो, या आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या फिर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, या फिर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, कोई भी डिपार्टमेंट में होगे, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक। वो डायरेक्शन क्या है, अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है डायरेक्शन, अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही क्या है उनका, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी जो दिशा, जिस, अरे इतनी बड़ी कंपनी यार, हजारों लोग काम करते एक ही कंपनी में, सब अलग अलग भागेंगे क्या, सब लोग काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई गार्ड बन के खड़ा है, कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, या कोई अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठा है, कोई सेल्स में बैठा है, कोई मार्केटिंग वाले बंदे घूम रहे, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है, एक। और वो डायरेक्शन क्या है, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, अभी ये प्रिंसिपल मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ, अभी के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी तो पूरे हो जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट वाले कवर करेंगे, उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन, उसके बाद में क्या है, सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि सारी पावर, जितनी भी पावर्स है ना, सब एक बंदे के हाथ में। मान लो ये मुकेश अंबानी, MA मुकेश अंबानी। अब तुम देख रहे हो भैया कि मुकेश अंबानी है, तो इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे क्या है, मॉल है, पेट्रोल पंप में है, या अलग अलग कितने सारे, तो क्या क्या है यार, उसके बहुत सारे अलग अलग ये है ना, गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग, जियो है, आजियो है, रिलायंस है, पेट्रोलियम है, फिर क्या है, मॉल है, और क्या बेच रहे हो, बताओ ना जरा, 4-5। हाँ, ये सब डी मार्ट नहीं है उसका, हाँ स्मार्ट नहीं है, जियो मार्ट है उसका। आजियो है, ऑनलाइन बेच रहा है, चप्पल बेच रहा है, जूते बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, पानी भी बेच रहा है, अभी तो वो भी बेच रहा है, क्या बोलते हैं, कैंपा कोला, नहीं कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहा है, तो ये सब चीजें ही बेच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि, और देखो अपन देखते हैं कि अपन को, जैसे मान लो अपन नागपुर में रह रहे, तो अपने नागपुर में तो कितनी जगह उसकी ब्रांचेस है यार, अपने नागपुर में कितनी जगह उसके ब्रांचेस है, यस नो। तो क्या मुकेश अंबानी खुद आता है देखने के लिए जगह, कि मेरे को यहाँ पे आके शोरूम खोलना है, मेरे को यहाँ पे छोटा सा अपना वो सिम का क्या रहता है, वो एक ऑफिस नहीं रहता क्या, वो जियो का वो जहाँ पे सिम बिकती है, मेरे को यहाँ दुकान लगा, वो छत लगा, वो खुद आकर देखता है क्या, नहीं, वो खुद आकर देखता नहीं। उसके नीचे भैया बहुत सारे लोग हैं, उसके नीचे भी लोग हैं, उसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, मुकेश अंबानी ने क्या करके रखा है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है उसका, उसका है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, उसने क्या किया है, अपने राइट्स एंड पावर्स को नीचे तक के दे के रखा है। मैं नहीं आऊंगा कहाँ पे मेरे को मॉल खोलना है, मैं नहीं आऊंगा कहाँ मेरे को कौन सा शोरूम खोलना है। मुकेश अंबानी ना आता है, ना देखता है, ना खुद आके उसका इनोग्रेशन करता है। ये कौन करता है, उसके नीचे जो बंदे अपॉइंटेड है वो लोग करते हैं। समझ में आई बात, यस नो। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैंने मुकेश अंबानी का एग्जांपल बताई वो हो गया, क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो भैया मैं हूँ, ठीक है, मैं अकेली काम कर रही हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है मान लो, है ना, तो सारे डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ मैं। पूरे डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, क्या करना है, कि क्या चीज बना के मुझे बेचना है, क्या नहीं बेचना है, कब बेचना है, और मुझे कहीं और भी दुकान खोलना है क्या, तो सारे डिसीजन कौन लेना, ओनली एक सिंगल पर्सन, सोलो पर्सन, मैं अकेली पर्सन, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आई हैव अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए। समझ में आई। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारे पावर्स, सारे राइट्स अपने खुद के पास, एक बंदे के पास रहना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, सारे पावर्स, सारे राइट्स, सारे ड्यूटीज एंड सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किसी एक बंदे की, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट्स एंड पावर्स को नीचे डिलीगेट करते करते जाना। तो सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल में वर्क करेगा, कौन सा, सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एक बंदा मैनेज सब कुछ कर सकता है। लेकिन जहां पे अगर बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्या वहां पे भी सेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा, वहां पे ये वाला प्रिंसिपल काम करेगा नहीं।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन वर्क करता है, लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेंट्रलाइजेशन वर्क करता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हम देखेंगे ये वाला रेम्यूनरेशन, मतलब होता है पगार, सैलरी, पेमेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं? तो कैसे मिलना चाहिए? बहुत सारा काम करवा के कम मिलनी चाहिए क्या? कैसे मिलनी चाहिए? जितना काम करे उतनी मिलना चाहिए, यस नो? यस, जितना काम कर रहे हैं उतनी उसको उसके हिसाब से सफिशिएंट मिलनी चाहिए, है ना। अगर आप काम बहुत करवा रहे हो, पेमेंट कम दे रहे, तो कोई रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा ना। तो ये जो प्रिंसिपल है कौन सा, रेम्यूनरेशन, ये बोल रहा है कि राइट पर्सन को राइट पेमेंट देनी चाहिए, है ना, ना तो कम ना तो ज्यादा। और मान लो लेडीज भी काम कर रही है, जेंट्स भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, और काम सब लोग एक ही कर रहे हैं, सबको सेम मिलना चाहिए ना, कि लेडीज को कम और जेंट्स को ज्यादा, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, बच्चों को और भी कम, ऐसा कुछ मिलना चाहिए क्या? नहीं ना। फिर कैसी मिलनी चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन, उचित। फेयर मतलब ये वाला FAIR, फेयर मतलब उचित, उचित मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना सबको चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, है ना। उसके बाद ये वाला ध्यान देना, ये वाला नहीं पढ़ा रही मैं अभी, अभी ये वाला नहीं पढ़ा रही, ये वाला भी पढ़ाऊंगी, जिसमें क्रॉस है वो बाद में, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इसका ऑब्जेक्टिव पिछले साल बना था, 1 मार्क क्वेश्चन बना था इसका। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर देना, ये वाला ऑर्डर नहीं है, नहीं, वो जज करता है ऑर्डर, ऑर्डर, दिस इज नॉट दैट वन। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब चीजों के लिए एक जगह होनी चाहिए। जैसे मान लो ये अपन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ये मार्कर रखने की मैंने एक जगह बना दी, बराबर है, यस नो, एक जगह बना दी ना। और ये बुक को रखने की मैंने वो शेल्फ में रख रही हूँ, ठीक है। चेयर रखने की जगह मैंने यहाँ बनाई, बच्चों के बैठने की जगह मैंने यहाँ बनाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब चीजों की क्या है, एक जगह, जगह मतलब प्लेस, सब चीजों के लिए क्या है, एक प्लेस। और दूसरी चीज ये कि सब चीजें अपने अपने प्लेस में ही होना चाहिए। अब मान लो मैंने इसकी प्लेस, किसकी प्लेस, मार्कर की प्लेस मैंने यहाँ बनाई, और मैं इसको वहां कोंटे पे डाल दूं या कहीं और डाल दूं या उसके नीचे फेंक दूं, कुछ भी कर दूं, ये ऐसा ऐसे चलेगा क्या? जगह तो बना ली, जगह बनाने के साथ साथ एवरीथिंग शुड बी इन दैट प्लेस ओनली, मतलब सब चीजों की एक प्लेस होना चाहिए और सब चीजें अपने ही प्लेस में मिलना चाहिए। उससे क्या होगा? अपना टाइम बचेगा, यस नो, अपनी मेहनत बचेगी, एनर्जी बचेगी, ठीक है, समझ में आई। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है कि 1 प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, है ना, कि 1 प्लेस फॉर एवरीथिंग मतलब एक जगह, सब चीजों के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और सब चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। समझ में आई बात? अब मान लो इतनी बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल देके समझ में आ गया ना, दूसरे एग्जाम्पल्स भी है पर ठीक है, समझ में आ गई क्या बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 1 प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन देयर प्लेस ओनली, वो कहीं और रहना चाहिए नहीं तो मैं कभी इधर ढूंढूंगी, कभी उधर ऊपर चढ़ के देखूंगी, कभी नीचे ढूंढूंगी, ऐसा होना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हाँ, वो कोर्ट वाला ऑर्डर अलग रहता है, वो ऑर्डर देता है कि तुम लोग चुप रहो, ऑर्डर, ऑर्डर ऐसे पटकता है ना हथौड़ा, वो ऑर्डर अलग रहता है। तो कई बार क्या तुम लोग गधे के समान चिल्लाते हो ना, तो मेरे को कैसे लकड़ी बजाना पड़ता है, वैसे कोर्ट में सब लोग गधे के समान चिल्लाते हैं। भैया मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो का। हाँ तो तुम लोग उसी कैटेगरी में आते हो ना, तुम्हारी कैटेगरी अलग नहीं, तुम्हारी कैटेगरी अलग थोड़ी ना, तुम लोग वही कैटेगरी में आते चिल्लाने वालों। नेक्स्ट इज ये वाला, देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब समानता। इक्विटी मतलब समानता। अब मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं या 20 बच्चे बैठे हैं, मैं किसी को बड़े प्यार से बात करी और किसी को बहुत डांट डांट के बात करी, ऐसा होगा क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ तो ऐसा करूंगी अभी मैं इसके साथ में, अगले बार इसने हाँ बोला तो इसके साथ करना पड़ेगा सब, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है कि सबके साथ समान व्यवहार करो, एक जैसा रवैया रखो, किसी को बड़े डांट डांट के बोल रहे, किसी को बड़े प्यार से बोल रहे, ऐसा करो क्या? नहीं, सबके अंदर समानता की भावना रहना चाहिए। सबको साथ में लेके चलोगे ना तो सब लोग उसको अपना समझते हैं, नहीं यार ये मेरे ट्यूशन है, नहीं यार ये मेरी मैडम है। समझ में आई बात? यस नो? तो इसको बोलते प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या बोलते गधो? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब मैंने गधो बोली, सबको बोली ना, ऐसा बोलना सबको बोलो,
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ध्यान देना गधो, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब मान लो कि तुम्हारी दुकान है, क्या है तुम्हारी दुकान, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी दुकान है, तुमने वहां पे 3-4 लोगों को अपने काम के लिए रखा है, तो उनको बता दो आप कि भैया तेरे को मैंने रख लिया ना अभी, अब तू 1 साल तक के लिए मेरे पास ही रहेगा। कितने साल तक के लिए? 1 साल तक के लिए मेरे पास ही रहेगा, या 5 साल तक के लिए मेरे पास में ही रहेगा। उसको उसके दिमाग में ये बात डाल दो, तू अगर इधर आ गया है तो कम से कम 1 साल 2 साल 5 साल तू मेरे पास में ही रहेगा। उसके दिमाग में अगर ये भावना आई ना कि मेरे को कभी भी निकाल सकता है, तो ना तो उसका काम में मन लगेगा, और मन तो लगेगा ही नहीं, अपनी प्रोडक्टिविटी कम से कम देगा, और वो इधर उधर जॉब ढूंढने लगेगा। सही बात है ना। और वो गया तो नुकसान आपका होना, उसको तो कहीं ना जॉब मिल ही जाएगी, नुकसान आपका होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि आप अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो तो उसको आप कितने समय के लिए अपॉइंट करके रखा है वो बता दो, ठीक है, ताकि उसका मन यहाँ वहां भटके नहीं, उसको बोलते स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसके बाद में है इनिशिएटिव। उसके बाद में क्या है? इनिशिएटिव। इसका मतलब हो रहा है, अब जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, बराबर है, यस नो। अब तुम में से किसी ने एक ने बोला, अरे यार मैडम एक काम करो ना, इसको इस प्रकार से पढ़ा के देखो, या मैडम इसको मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करके देखूं क्या, वगैरह वगैरह। तो मैं अगर आपको बोलूंगी नहीं इसको ऐसा करना ही नहीं, मतलब आपने कुछ पहल की और मैंने आपको क्या कर दिया ना, तो आपकी क्रिएटिविटी वहीं वहीं दब जाएगी। हो सकता है दिमाग में अगले बार आपके दिमाग में कोई बेटर आइडिया आए, तो फिर उसको भी मैं क्या बोल दूंगी नहीं, फिर आपके दिमाग में ऐसा कंटिन्यू आइडियाज आते जा रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से एक आइडिया सच में मेरे लिए काम करता, लेकिन मैंने क्या कर दी, आपको ना कर करके आपको डब्बू बना दी। आपको तो डब्बू बना ही दी, साथ में मैंने अपने लिए भी क्या कर दी, लॉस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने तरफ से कोई पहल करता है, कोई इनिशिएटिव लेता है, आगे होके कुछ करता है, तो उसको आप वेलकम करो, ना कि उसको इग्नोर करो। क्या करो? उसको वेलकम। अरे यार आपने सोचा, चलो ठीक है, अच्छी बात, चलो ट्राई करो, आप अपनी मेथड से करके देखो, है ना। तो क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, किसी एम्प्लॉय ने अगर किसी काम के लिए क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है, तो द बॉस शुड वेलकम दिस, उसको क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। हो सकता है वो सक्सेस हो जाए, या हो सकता है वो ना भी हो। क्लियर? उसके बाद ये वाला स्पिरिट दी क्रॉप्स बोलता है कि सबको एक टीम भावना में काम करना है। जैसे कि टीम इंडिया खेलती है, एक आधा प्लेयर अगर कमजोर भी है तो उसको साथ में लेके अपन को खेलना है। जीतेगी तो टीम जीतेगी, और हारेगी तो टीम हारेगी, कोई एक बंदा हारेगा और जीतेगा नहीं। तो ये होता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। उसके बाद मैंने कौन कौन से नहीं बताई आपको, प्रिंसिपल सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये नहीं बताई, और स्कॉलर चेन ये भी बता देती हूँ। स्कॉलर चेन का मतलब होता है ये एक ऐसी चेन रहती है, ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये है सुपीरियर, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये बॉटम लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक सुपीरियर रहता है, क्या रहता है, सुपीरियर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डी को अगर ए से बात करनी है तो डी डायरेक्टली ए की तरफ जाएगा क्या, नहीं, डी को पहले किसको बताना पड़ेगा, बी को, और बी किसको बताएगा, ए को। उसी प्रकार से ए को अगर कोई बात है ई तक की पहुंचानी तो ए किसको बताएगा पहले, सी को, और सी किसको बताएगा, ई को। ये होता है एक सिस्टम। लेकिन स्कॉलर चेन क्या बोलता है, क्योंकि ये वाला लेवल तो सेम है ना, देखो बी और सी सेम लेवल पे है और डी और ई सेम लेवल पे, तो स्कॉलर चेन बोलता है कि अगर इसको इससे बात करनी है, किसको, डी को अगर ई से बात करनी है, तो डी को बी ए सी तक की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे लेवल पे है, सेम लेवल पे है। तो वो लोग डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको, यस नो। इसको बोलते हैं स्कॉलर चेन। उसके बाद में ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब इसके मुताबिक क्या हो रहा है कि आप लोगों को, आपको खुद को तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन आपके आगे की बढ़ने के चक्कर में आप किसी और का लॉस करोगे क्या, नहीं। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल एंड। आप आगे बढ़ो लेकिन दूसरे का लॉस करके नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस करके नहीं, आप आगे बढ़ो और अपने आगे, आपके आगे बढ़ने में संस्था को भी क्या करो, आगे बढ़ाओ। तो हमने अभी कौन से प्रिंसिपल्स देखे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो कि किसने दिया था, हेनरी फ्योल। किसने दिया था, हेनरी फ्योल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न मैनेजमेंट। कितने प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने,
14। पहला कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बिल्कुल दो दो लाइन में, बस अपने दिमाग में रखो। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है इसमें? प्रिंसिपल क्या बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क? कि काम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिससे एक्सपर्ट और स्पेशलाइजेशन हमको मिल सके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब अथॉरिटी दे रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी देनी चाहिए, ताकि वो काम को पूरा कर सके। डिसिप्लिन, देयर मस्ट बी सम डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए। टाइम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एक्सेट्रा। यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, there may be different department but the goal of every department is the same। एक ही दिशा होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए और सब लोग उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सब्रोगेशन को छोड़ दो, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन, राइट्स पावर्स सब किसके पास रहेंगे? एक। एंड दिस विल वर्क इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। उसके बाद क्या? रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन। कैसे होना चाहिए? फेयर मतलब पगार, क्या फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्कैलर चेन अभी जस्ट बताई मैंने। अगर ऐसे तो रूल बोलता है कि इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये बॉटम लेवल है, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट सेम लेवल पे है या कोई 2-3 एम्प्लॉय सेम लेवल पे, तो दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैलर चेन। ऑर्डर मतलब सब चीजों की एक जगह और सब चीज अपनी अपनी जगह पर होने। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, किसको अगर अपॉइंट किया है तो उसको आप बता दो तुमको 1 साल के लिए अपॉइंट किया है, अदरवाइज उसको ध्यान भटकते रहेगा। इनिशिएटिव, पहल करना, उसको वेलकम करना। और डी का मतलब टीम वर्क करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज के वीडियो में? मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? दे आर द जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। और वो कौन कौन से थे? हेनरी फुलर एंड डब्ल्यू टेलर। एंड दे हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसके बाद हमने क्या देखा कि हेनरी फिल को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, FW टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद हेनरी फिल ने कितने प्रिंसिपल दिया था? 14। और फिल ने कितने दिया था? 6। 14 में से 14 हमने पढ़ लिया है शॉर्ट में। ठीक है, चलो इसको पढ़ो 2-3 बार, देखो इंपॉर्टेंट है, एक ना एक केस स्टडी बनेगी। बंद करो।